घर पे आओ के वीडियो ऑन करवाना। मॉर्निंग में मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, वीडियोस तो ऑन करने पड़ेंगे ना। ठीक है, फिर काइवल पीरियोडिक मोशन क्या होता है? A motion which repeats itself after a regular interval of time. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी गुड। और जिस टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है उसको उसका क्या बोला जाता था? Time period. टाइम पीरियड। अब भाई अर्थ भी तो सन के अराउंड घूमती है 365 डेज में, तो वो 365 डेज क्या था उसका टाइम पीरियड, उसके बाद वो अपनी साइकिल को रिपीट करती है। ठीक है, फिर हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, किसी को आइडिया है एक ऑसिलेशन होने की कंडीशंस क्या क्या पढ़ी थी हमने? दो कंडीशंस थी सर, इलास्टिक होना चाहिए मीडियम, इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इनर्शिया होना चाहिए। वेरी गुड। मीडियम में एक तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मीडियम शुड बी इलास्टिक, और साथ ही साथ उसमें इनर्शिया। इलास्टिक होने से क्या होता है, मीडियम में रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जो उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। और रुकने कौन नहीं देता है? इनर्शिया। भाई केवल शांति, इतना क्या गुस्सा कर रहा है अपनी कॉपी पे, पूरा घिस दी कॉपी। इनर्शिया, तो ये दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स, कितने टाइप के ऑसिलेशन होते हैं? एसएचएम और नॉन एसएचएम। एसएचएम और नॉन एसएचएम। एक होता था सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होता था नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा पढ़ेंगे कौन सा नहीं? सिंपल हार्मोनिक पढ़ेंगे, नॉन सिंपल नहीं। ये नहीं पढ़ेंगे। क्या देखकर पता लगता था कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है? कुछ कंडीशन, कुछ इक्वेशन लिखवाई थी मैंने कि ये restoring motion directly proportional to minus x raised to 1. वो रीस्टोरिंग मोशन नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स है। Force, sorry. Restoring force should be directly proportional to negative of displacement to the power 1। मतलब ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, पर बता रहा हूं कि पावर जब 1 रहेगी x की तभी वो क्या होगा, एसएचएम। 1 के अलावा कोई भी पावर होती तो वो नॉन एसएचएम में चले जाता, उसको नहीं पढ़ते। तो ये मेजर कंडीशन होती है एसएचएम की। ये माइनस साइन क्यों आया था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा था ना, मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स से ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट टू रिस्टोरिंग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? फ्रॉम एम, मतलब मीन पॉइंट टू, मतलब 0 to a। बेसिकली लेफ्ट टू राइट बोल सकते हो अगर पहले वो यहां पे गया था तो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया। एंड उस वक्त रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसको कहां की तरफ लेके जाएगा? टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ये सब चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, आपका बनता था पढ़ के आना। तो एक्टिवली याद कर लेना चीजों को, नहीं तो आगे पूरा सेशन मैथमेटिकल होंगे और ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन बेस में आएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा किस तरफ लग रहा होता है? टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मैंने एक और इक्वेशन बताया था कि अगर एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा तो आपको पता लग जाएगा एसएचएम हो रहा है। बट एक और क्या चीज पता लगे? A is A is directly proportional proportional to minus x. वेरी गुड। तो ये वाला भी उसी का इक्वेशन बन जाता है आपका एसएचएम का। थोड़ा सा माइंड मैप बनवा दिया मैंने। और फिर हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट ऑफ सेशन। क्या डिराइव की थी डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ, वो ऑन सॉल्विंग वाली। जो सेशन में आती है, अगर पूछ लिया जाए तो 2 मार्क्स में।
दो था, एक तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे वो सर नहीं थी, अरे वो तो अलग। वो अलग है, तो वो तो न्यूमेरिकल के लिए था कि वो तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था। हाँ, वो तो साइन कोसाइन वाला था, भूल गई। लास्ट, अरे याना, जब मैं बोलूँ ना लास्ट टॉपिक ऑफ सेशन, तो सेशन के लास्ट टॉपिक पे जाना चाहिए, मिड पे नहीं। डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, करवाया था क्या ऐसा कुछ? यस सर। ना भी करोगे तो बोलूंगा करवाया था, मैंने करवाया था, मैं उठा था भरी ठंड में सुबह सुबह करवाने के लिए, और तुम ना कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था? ऑन सॉल्विंग अबव इक्वेशन हमने x का वैल्यू क्या फाइंड किया था? xt a cos ओमेगा ओमेगा t। टी प्लस प्लस a cos 5। ओमेगा t, और phi इज ऑप्शनल, अगर कुछ इनिशियल फेज होगा तो वो भी आ जाएगा। और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में कौन सी टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही है वो मैंने लिखवाया था आपको। x ऑफ याद t है, क्या होता था? इट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन मीन पोजीशन व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स डिस्प्लेसमेंट। मीन हाँ पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका एक अजीबोगरीब नाम बताया था मैंने, हाँ साइनोसोडियल। साइनोसॉडियल फंक्शन। या कोसाइन साइन फंक्शन। और इस एंगल का फैंसी नाम बताया था, हाँ इनिशियल फेज फेज और एपोक। वो इसका था। इस पूरे ब्रैकेट का नाम क्या था? वो फेज पता नहीं है सर। फेज। फेज। फेज आपको पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता था, और इसमें केवल ये फाई होता था, एपो। इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट, और और जैसा तीसरा कि नहीं तूने याद। बोला एपोक। सो ये पूरा लास्ट सेशन की मैंने समरी दे दी आपको। सर वो वाला बाकी है, वो न्यूमेरिकल वाला जो मैं बोल। वो समरी देने का थोड़ी ना होता, समरी इंपॉर्टेंट चीज की दी जाती है, वो तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में पता लगेगा। तो बोलेगी सर सर वो सब पढ़ना भी बाकी है, तो पूरा सेशन थोड़ी वापस पढ़ा दूंगा। मतलब इंसान अच्छा काम करे कि नहीं यार रिवाइज करवाया सुबह आके, हम तो निटल्ले, हम तो पढ़ के नहीं आते, बट स्टिल चलो पर हम करवा। पढ़ के आए हैं, आप तो देखो आरोप लगा रहे हो बच्चों पे। आरोप, चल ठीक है, पढ़ के आए अच्छी बात है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, पर मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना। ठीक है, अब 12 14.2 में जाओ। फर्स्ट पॉइंट का सेवेंथ वाला जो पॉइंट है वहां तक आपको रीड करना है, आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और पढ़ो। इसके और न्यूमेरिकल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या समझ आया पढ़ के। 14.2 में कहां से? सेशन 14.2 पॉइंट नंबर 1, हेडिंग होती है एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग विद डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इक्का दुक्का तिक्का, वैसे 7th पॉइंट तक जाना है और रीड करना है। और 14.1 के न्यूमेरिकल। वो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह बोल रहा हूं पढ़ने को, क्या पढ़ के समझे, फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा आप लोग।
कल ये रीड सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर तो तेरे इंग्लिश में भी मार्क्स कटेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया मैंने तो। सर बाजू में इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया था, डायमीटर पे से कहाँ से पहुंच गया ये, सेंटर पे था, कुछ भी। चलो याना गेम से बाहर, डिस्क्वालीफाई हो गई। बाकी सब पढ़ो। मैंने कुछ समझाया नहीं है याना, मैंने सिर्फ पढ़ने को दिया। तू स्कूल में इंग्लिश की एग्जाम में जाके ये नहीं बोल पाई ये क्या कुछ तो भी दिया है, मैं आंसर नहीं करूंगी ऐसा कुछ। ऐसा नहीं दिया होता, कॉम्प्रिहेंशन मैं अच्छा जा, मस्त स्टोरी जैसा दिया होता। मैं जा रही है, ये चीटिंग हो रहा है मेरे साथ। ऐसे करके तू निकल जाएगी तू तो। एक बार तो मैं एग्जाम में भी टीचर से झगड़ी थी, उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा था। वो तो बी रेडी फॉर दैट, या इस साल भी हो सकता है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। आप सभी को पता है ऑसिलेशन वर्ड सुनते से आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? आ जाती है तो सही रास्ते पे हो, नहीं आती है तो रास्ता भटक चुके हो अभी तक। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो क्या उसके मोशन को मैं ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकता हूं? यस और नो। जब एक पार्टिकल इस येलो लाइन को फॉलो कर रहा होगा तो क्या इसके मोशन को मैं एसएचएम बोल सकता हूं या नहीं? कितनी टाइम करे, मतलब एक ही बार या बार बार? मैं सिर्फ बोल रहा, देखो जितनी बार लेना है ले ले। मैं सिर्फ तो अभी हाँ, बोल रहा हूं इसका मोशन एसएचएम होगा या नहीं। आंसर बड़ा सिंपल होता है, यस या नो। 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 तो भाई Yes, अपने को इसने याना ने यस बोला एंड कैवल ने नो बोला। सर नो। मैंने नो बोला, नो। फिर बदल गई तो अभी तो बोल रही थी यस। नो नो नो। सर नो नो, आएगा। यस वाला। हेतवी को क्या लगता है? सर नहीं हूँ। नहीं होगा ना? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये एसएचएम नहीं है? सर क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है ना सर, ये तो वेरी सर्कुलर मूवमेंट हो रही है। एक चीज तो समझ आती है सर, अभी सर्कुलर मोशन हो रहा है, का इसमें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहा है, तो ये ऑसिलेशन तो नहीं हो सकता। बट यहाँ पे कोई तो है जो ऑसिलेशन कर रहा है और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना है। ये पार्टिकल तो नहीं कर रहा है, दैट्स क्लियर। बट कौन और है यहाँ पर जो ऑसिलेशन कर रहा है? अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। सर डायमीटर पे पॉइंट का कुछ पॉइंट हो ये गया मेरा वो बैक पार्टिकल एंड किसी, फोर्थ। अगर किसी इंस्टेंट पे मैंने पार्टिकल को देखा, वो तो कर रहा था मूव, वो यहाँ पर है अभी, यार यहाँ पे होता, बट यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, अभी वो यहाँ पर है, तो ये इसका मैंने वेक्टर बना दिया। ये इस सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस, या बोल सकते हैं पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल यहां पर जो इसने बनाया हुआ होगा वो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एंगल में यहां पे लिख रहा हूं ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो इधर, क्या इस पार्टिकल की मैं प्रोजेक्शंस बना सकता हूं एक्स और वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करके उसकी शैडो? बेसिकली कि जब वो यहां पर है तो उसकी एक शैडो एक्स एक्सिस पे होगी, ये पी डैश, और एट द सेम टाइम उसका एक प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे होगा, इसको मान लेते हैं पी डबल डैश। ऐसा किया जाता है?
कि भाई पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका ऐसे भी आप समझ सकते हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, तो उसको हम बोलते हैं उसके प्रोजेक्शंस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। कैसे बनाए? परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करके। किसी को डाउट? नो। अब सिर्फ पार्टिकल के मोशन को फॉलो करना और मेरी उंगली को देखो यार, बड़ी बड़ी चीज है। यहां पे जब पार्टिकल आगे जा रहा है इस तरीके से, तो सिर्फ अभी एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन को देखना जो पी डैश है, बस उसको देखते रहना। जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो ये प्रोजेक्शन पीछे आएगा। जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस का पीछे आते जाएगा। इमेजिन हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि जैसे यहां पर आ गया ये पार्टिकल, तो फिर इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा? ये बनेगा पी डैश। तो देखो ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पी डैश इधर जा रहा है, पार्टिकल पहुंच गया यहां पर और पी डैश पहुंच गया ओरिजिन पर। फिर पार्टिकल इधर आ रहा है, पी डैश इधर जा रहा है, पार्टिकल पहुंच गया यहां पर, पी डैश भी उसके ऊपर आ गया। फिर पार्टिकल जा रहा है नीचे, पी डैश वापस से इधर से जा रहा है इस तरफ, और फिर पी डैश इधर पहुंच गया। क्या समझा इधर से आप? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तब पी डैश क्या कर रहा है? इस मीन To and पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। दैट मींस पार्टिकल ने ऑसिलेशन नहीं किया, बट पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, जो शैडो है अलोंग एक्स एक्सिस, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है। उसके मोशन को आप एसएचएम बोल सकते हो। सिमिलरली जब आप उसके वाई वाले प्रोजेक्शन को देखोगे तो वो वाई वाला प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे सर मूव। सर 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 हाँ, वो टू एंड फ्रो कैसे होगा? अलग अलग पोजीशन से ऐसे ऐसे हुआ है ना। पी डैश की ये पोजीशन आ रही थी, फिर वापस ये आ रही थी। वो तो नीचे आ रही थी ना। अरे वो पार्टिकल नीचे जा रहा था, उसका प्रोजेक्शन तो एक्स एक्सिस पे इधर ही घूमेगा। अगर पार्टिकल यहां से घूम के यहां पहुंच गया तो उसका एक्स वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन तो एक्स पे ही रहेगा ना। देखो तो सिर्फ शैडो देखना है। ये पार्टिकल जब ऐसे जाएगा तो ये मेरी उंगली उसका प्रोजेक्शन है, ये ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है। फिर जब पार्टिकल नीचे आएगा तो प्रोजेक्शन वापस से उधर जाने लगेगा, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। फिंगर तो इधर ही मूव कर रही है। तो ये एक्चुअली इधर का लॉजिक होता है कि अगर आपको कोई ट्रिक करने के लिए पूछे कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या पार्टिकल ने एसएचएम किया? नो, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट किसने किया? फिर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर हम्म सर तो जो रेडियस के अलोंग पार्टिकल होगा वो नहीं करेगा ना, मतलब उसके प्रोजेक्शन होंगे ही नहीं। उसका प्रोजेक्शन अगर तू यहाँ पे बोल रही है हाँ, यहाँ पे पी पार्टिकल हो तो उसका कैसे कर? तो उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा, तब वाई एक्सिस वाला ओरिजिन पर होगा। फिर जैसे ही पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन थोड़ा सा पीछे आ गया और वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन ऊपर चला गया। ओके ओके। तो ऐसा अलग अलग पार्टिकल नहीं है, एक ही पार्टिकल है भाई। कभी तो उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा और जब ये वाला मैक्सिमम होगा तो वाई वाला जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली वाई वाला जब पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो वाई वाला ऐसे घूम रहा है और एक्स वाला ऐसे घूम रहा है, प्रोजेक्शन। अब यहां पे देखो, जब पार्टिकल पी पर था तो क्या उसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन के अबाउट? इससे आगे तो उसका प्रोजेक्शन नहीं जा पा रहा है, ठीक है। फिर पार्टिकल यहां पर आ गया तो ये जो लाइन है इसको मैं क्या एम्पलीट्यूड बोल सकता हूं? ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था जो सर्कल का रेडियस है, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। बाकी तो फिर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा, जीरो होगा, फिर बढ़ेगा। मतलब मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकते थे पार्टिकल के प्रोजेक्शन एक्स और वाई के अलावा? उसके रेडियस के बराबर। तो वहां से
मैं आपको एक ट्रायंगल बता देता हूं। ये जो ट्रायंगल है, ये पॉइंट P, ये सेंटर O, और ये वाला पॉइंट हो गया P डैश। P डैश क्या था? किसी भी उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। क्या है ये? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। देखो, जब किसी t टाइम पे वो यहां पे था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इतना था, पर क्या ये कांस्टेंट होगा? नहीं। जब पार्टिकल यहां आया तो क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कम हो गया? यस। यहां पर आया तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर पार्टिकल यहां गया तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आने लगा। तो बेसिकली वो x ऑफ t क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अलग अलग टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, पर मैक्सिमम कितना हो सकता था? सर्कल के रेडियस के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर। चीज समझ आई है? कैवल हेतवी? यस, गुड। ये एंगल कितना था? ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये वाला एरो का लेंथ कितना था? रेडियस, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाता, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? x ऑफ t। हाइपोटेनियस क्या है? a। क्या ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है क्या? x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। कहा देखा देखा है? या ना कितने? वो डिफरेंशियल में। एक ही फॉर्मूले को लाने के दो तरीके हैं। दिस इज मैथमेटिकल, दिस इज ज्योमेट्रिकल। ये मैं सिर्फ ट्रिक ज्योमेट्री का यूज करके लाया हूं, ट्रायंगल बना के ले आया हूं। और वही चीज जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से ला रहा था तो भी वही आती है। तो ये एक ही चीज को डिराइव करने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक्स ऑफ टी, अब आप लॉजिक भी समझ सकते थे। एक्स ऑफ टी देखो क्या था? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस। अलग अलग टाइम पे उसके एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन के डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे हैं। मैक्सिमम कितना कर सकता था? सर्कल के रेडियस के बराबर। वो आ गया उसका एम्पलीट्यूड, और ये उसका एंगल। समझ आई ये वाली बात? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब आगे इस चैप्टर में हर डेरिवेशन को करने के दो फॉर्मूले होंगे। एक होने वाला है मैथमेटिकल, कैलकुलस मेथड के थ्रू, और एक होगा ज्योमेट्रिकल। हम हमेशा मैथमेटिकल पे जाएंगे, ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। ये इसी में किया है मैंने। इसके बाद मैं वेलोसिटी का इक्वेशन निकलवाऊंगा, एक्सेलरेशन का लिखवाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो भी कुछ होगा वो हम कैलकुलस मेथड के ही थ्रू करते हैं, थ्रू डिफरेंशिएशन। हम ज्योमेट्रिकल नहीं करते, क्योंकि कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि इस मेथड के थ्रू सॉल्व करो। नो, सिर्फ डिराइव करने को आ सकता है। तो नोट्स में दिए ज्योमेट्रिकल भी, बट वो आपको कंफ्यूजन ही देगा हमेशा, इसलिए वो वाला पार्ट हम नहीं करने वाले। इसी का एक एग्जांपल दिया है उसी पेज पर नीचे, 252 पेज पर। वो एग्जांपल देख के समझो। वो एग्जांपल देके समझो, तब तक मैं कुछ ढूंढने का ट्राई करता तुम्हारे लिए। सर्कुलर मोशन। Sir, हाँ, sir, is there any test on this Tuesday? चैप्टर 11। Okay.
देखो तुमको और इमेजिन करवाता हूं मैं। Allow participant to share screen. ये देखो जो मैं बोल रहा हूं, पार्टिकल जब गोल घूम रहा है उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन देखो क्या कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन को अलग कर दिया है। तो जो मैं बता रहा हूं कि जब पार्टिकल गोल घूमता है उसके प्रोजेक्शन के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, लीनियर, टू एंड फ्रो। वैसे ही वाई एक्सिस का भी करेगा, पर ये एक्स एक्सिस के लिए समझाया है। वाई एक्सिस का भी दिख जाए तो वो भी बता देता हूँ। बाकी तो फिर वो लाइट के टर्म्स में समझा रखे हैं जो 12th में आएगा तुम्हें अभी। ठीक है, सफिशिएंट था वो बताना। चलो सही है, आगे चले हम। अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। अब आपकी पहली इक्वेशन जो अब आपको रट जानी चाहिए वो इसमें क्या है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ड्यूरिंग इट्स एसएचएम क्या होती है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, A cos omega t plus ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको यह भी बताया था कि इस इक्वेशन में साइन भी आ सकता है। जब पार्टिकल यहां पे था तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के अलोंग इतना था, क्या वाई एक्सिस के अलोंग इतना नहीं था क्या? ये वाले ट्रायंगल में ये क्या था, उसका प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो इस सेम ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो वो क्या आता, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो y ऑफ t का फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब जब y एक्सिस की बात होती है तो यहां पर साइन आ जाता है, और x एक्सिस की बात होती है तो यहां पर कॉस आ जाता है। बात एक ही है। तो ये आप लिख के रख सकते हो, मैं x एक्सिस के टर्म्स में ही समझाऊंगा सब। तो x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन लेके आना है, अब ध्यान से देखना, v ऑफ t, तो वी नो दैट कि भाई डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। चलो करते हैं। तो d बाई डी टी, ध्यान से देखना क्योंकि कुछ चीजें मैं तुम्हें करने को दूंगा जब एक्सेलरेशन रिस्क की बात आएगी। तो यहां पर आ गया a cos ओमेगा टी प्लस फाई, इसका डिफरेंशिएशन अब हमें करना है। a एम्पलीट्यूड था और वो कांस्टेंट है, तो वो तो डिफरेंशिएशन से आ जाएगा बाहर। जब वो बाहर आया तो अंदर क्या बचा, cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin theta minus माइनस साइन थीटा ओमेगा टी प्लस फाई। बट ये तो साइन थीटा का हुआ है, अभी थीटा का होना बाकी है, साइन का तो हो गया। चेन रूल कहता है फंक्शन के अंदर का भी होता है। पहले साइन का कॉस का किया, साइन आ गया, पर अब इसके इस वाले पार्ट का करना पड़ेगा। तो मैं अलग से करके दिखा रहा हूं एक बार कि जब ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा तो कांस्टेंट है, अरे सॉरी, ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1। फाई कांस्टेंट था, वो तो इनिशियल फेज है, जो है वो ही रहेगा 0। तो इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा सिर्फ ओमेगा। कोई डाउट इसमें?
इस पूरे ब्रैकेट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो चेन रूल कहता है कि जिस अंदर इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन करके जो भी आंसर आता है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। तो फाइनल आंसर क्या मिला? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज वेलोसिटी का इक्वेशन एट एनी टाइम टी इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉडियल फंक्शन। अब ये जान करके मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ, दैट मींस मैं वेलोसिटी का एक और इक्वेशन निकालूंगा। तो ये पहला इक्वेशन आपको याद रखना है। एक आपने याद रखा एक्स ऑफ टी का इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉडियल फंक्शन, दूसरा v ऑफ टी। कोई डाउट? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी साइन थीटा है, इसको पूरे को थीटा बोल रहा हूं मैं बार बार क्योंकि वो एंगल ही है पूरा। तो ये क्या है? माइनस ए ओमेगा एज इट इज। साइन को क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और थीटा कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। किसी को प्रॉब्लम क्या किया मैंने? एथवी, याना, फेरन, सिद्धार्थ, परिश्री? नो सर। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से आप कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये a नीचे चला जाता, x बाय a बन जाता। तो यहां पर अगर कॉस स्क्वायर है तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 2 दिन बाद ये स्टेप भूल जाओगे, मेरी गारंटी, या 2 घंटे बाद, 2 दिन ज्यादा है, कि यहां से ये कैसे आया। तो समझदार स्टूडेंट क्या करते हैं? लिख के रखते हैं बाजू में कि सर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स बाय ए। एक्स का वैल्यू क्या होता है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वहां से तो ये मैंने इसकी जगह रखा। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा सिचुएशन। और क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा। बाहर एक ए वेट कर रहा है, निकलते से उड़ा देगा, स्टक। तो यहां पर सिर्फ बाहर क्या बचा? ओमेगा, और ऊपर क्या बचा? ये आपका वेलोसिटी का दूसरा इक्वेशन बनता है इन टर्म्स ऑफ एक्स। साइन वाइन कॉस वॉस के टर्म्स में नहीं, सिर्फ एक्स के टर्म्स में। वैल्यू रखो, इधर से भी आंसर आते हैं। कोई डाउट यहां तक? देख लो भाई, ये डिराइव करने को आ जाता है एग्जाम में। अब इसी चीज को मैंने अभी आपको करवाया कैलकुलस मेथड से। जैसे मैंने बताया था इसको ज्योमेट्री से भी किया जा सकता है, वो भी आपके नोट्स में दिया है, बट करना कैलकुलस से ही है। ये पॉइंट नंबर 253 पेज के 2 की, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। मैंने स्टेप्स थोड़े ज्यादा दिखाए हैं इसलिए कि आप उधर से देख के कंफ्यूज ना हो। तो ये स्टेप्स आप लिख के रखो। वहां पे इतने इतने स्टेप्स नहीं दिखाएंगे आपको, वो मान लेंगे कि चलो इतना तो मैथ्स आ ही जाएगा।
अब मैं कुछ केसेस की बात करता हूं, स्पेशल केसेस, जिसकी बात मैंने प्रीवियस सेशन में की थी, पर मैंने बोला था मैं डिराइव कर करके आपको चीजें बताऊंगा. एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0. 0. याद करो, मीन पोजीशन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0. अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो सिर्फ अंडर रूट के अंदर तो ए स्क्वायर ही बचा, और बाहर निकल के क्या बन जाएगा? ए. तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आता है एट मीन पोजीशन? मीन पोजीशन मतलब टाइम, चलो वी कहीं लिख देते हैं, माइनस ए ओमेगा. ऐसे प्लस माइनस होता है वो, पर चल जाएगा, माइनस ए ओमेगा. ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन. इसी की वजह से तो वो एक्सट्रीम पे जा पाता है. जाएगा कैसे? तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम. ये पहला चीज याद रखना है आपको इधर का. और एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर. अगर एक्स का वैल्यू ए के बराबर हो गया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा? 0. मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो चुकी होती है? 0. और वेलोसिटी से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक. काइनेटिक. तो अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम बोल रहा हूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी? यस. क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी? क्या मैंने ये चीज Yes, sir. इंपॉर्टेंस sir. ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स में बताई थी? पॉइंट नंबर 9 14.1. हाँ सर. वहां पर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स में पढ़ा था. एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी, नहीं सॉरी, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0. बिकॉज ऑफ दैट हमें रीस्टोरिंग फोर्स की जरूरत पड़ती थी उसको वापस से खींचकर उसकी मीन पोजीशन पे लाने में, क्योंकि वो तो रुक जाती है वहां पर. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अभी काइनेटिक एनर्जी की भी बात करूंगा थोड़ी देर बाद. ये क्लियर है? पूरा वेलोसिटी का डिपार्टमेंट. ये पेज लर्न हो जाना चाहिए और एक्चुअली इजी है. अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है और सीख लिया है आपने यहाँ पे, दो ही चीज तो करी है, तो फिर मैंने सिर्फ मैथमेटिकल इटरेशन किया है और कुछ नहीं किया है. फिजिक्स तो खत्म हो चुका था. फिजिक्स तो इतने से पार्ट में था. ये डिराइव जो मैंने करवाया अलग से इधर, इसके बाद कर दिया. मैथ्स ही कर रहा हूं मैं सिर्फ, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप दूसरी स्टेप को बताते जाती है. चलिए, तो ये पेज हटा दूं. अब बात करूंगा, यस, अब बात करूंगा एक्सेलरेशन की, इससे आगे के एक स्टेप. तो ये इक्वेशन याद करो, अभी पूछूंगा वापस से. वेलोसिटी की माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5. एक्स जैसे डिस्प्लेसमेंट का क्या था? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, इसका माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5. चलिए, Yes, sir. अब बात आती है एक्सेलरेशन की. यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंशिएशन के टर्म्स में? dv upon dt. dv by dt. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी अभी ही डिराइव किया है हमने. फेरिन, वेलोसिटी का वैल्यू क्या डिराइव किया अभी हाल? सर अगर एट एक्सट्रीम हो तो 0 होगी, और वेलोसिटी की माइनस ए ओमेगा साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस साई. फाई. फाई ओमेगा टी फाई फाई.
Yes. और जब पूछा जाए तो स्पेशल केस नहीं बताने के, डायरेक्टली वैल्यू बताने का। व्हाट इज Direct- वेलोसिटी का वैल्यू? माइनस ए ओमेगा साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई। आई। साई अलग होता है। हाँ सर। अब इस वाले पार्ट में से जो जो कांस्टेंट है उसको निकाल फेंको बाहर। तो भाई माइनस बाहर, ए बाहर, ओमेगा बाहर, अंदर क्या बचा? डी बाई डी टी और साइन वाला पार्ट पूरा। एक स्टेप और दिखा देते हैं भाई। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका अंदर बचता है। अब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos theta. cos कॉस थीटा। तो माइनस ए ओमेगा एज इट इज, ये क्या बन गया? कॉस थीटा। थीटा क्या था? ओमेगा टी प्लस फाइव। बट अभी मैंने बताया था साइन का किया है, अंदर वाले पार्ट का नहीं किया। चेन रूल बोलता है इसका भी होगा, और इसका सॉल्व करने पर आंसर कितना आता है? ब्रैकेट को सॉल्व करने पर Into omega. इनटू ओमेगा। तो ये आपका पार्ट डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने पर फाइनल बनता है। ये ओमेगा, बाहर भी ओमेगा, ओमेगा ओमेगा मिल गए, क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर। This is your final equation of acceleration in terms of sinusoidal function. Third important equation. अच्छा, जितना पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है इसका वैल्यू जानते हो क्या? x of t एक्स ऑफ टी। भैया एक्स का ही वैल्यू तो था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये एक्सेलरेशन का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और पूरा अंडरलाइन जो किया था उसकी जगह क्या लिख दिया? एक्स। तो जैसे मैंने यहाँ वेलोसिटी के दो इक्वेशन निकाले इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, वैसे ही एक्सेलरेशन के भी दो इक्वेशन आ गए इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। और याद ना हो तो रख देना भाई यहाँ पे कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वहां से आप ये इक्वेशन लेके आए हो। डन। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करते वक्त एक चीज बोली थी कि इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। किस बात के लिए मैंने कहा था? कुछ तो मैंने ऐसा लिखवाया था जिसका उस वक्त मैंने बोला था कि अभी मान लो, बाद में मैं बता दूंगा। वो m प्रपोज कांस्टेंट वाला था वो। मैंने बताया था कि k बाय एम का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होता है, और उस वक्त मैंने डायरेक्टली जहां k बाय एम था वहां पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया था कि भाई इधर ओमेगा स्क्वायर लिख दो। अब मैं वो बता देता हूं कि भाई f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ये हमने पढ़ लिया है। और f को हम बोल सकते हैं एम ए बी, न्यूटन सेकंड लॉ से। और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया मेरा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? ये पॉइंट नंबर 4 आपका नोट्स में देखो, ऐसा दिया है क्या?
डन। तो 3 इक्वेशंस अब आपके रेडी हो चुके हैं आपके पेज पे, जहां पर भी अब वो टॉप पे लिखे होने चाहिए। उसको याद करने का तरीका बता देता हूं, अगर एक याद है तो कैसे करते थे हम। अब आपको जैसे भी याद रखनी हो कर सकते हो। पहला इक्वेशन क्या आज हमारा पिछली क्लास से चला आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। अभी याद कर सकते हो तो थोड़ा सोचोगे, बिना देखे लिखना चाहोगे तो याद हो जाएगा, देख देख के बार बार बताओगे तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था, x ऑफ t इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाइ, ऐसा ही था, a cos ओमेगा t प्लस फाइ। ठीक है, फिर आया वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या डिराइव किया हमने, माइनस का a ओमेगा Sine. Sorry, cos. अरे नहीं नहीं सही बोल रहा है, Sine. साइन ओमेगा टी T प्लस plus phi. फाइ। और फिर आया एक्सेलरेशन का, अब देखो एक चीज तो समझो, आपको ये पता होना चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, इस तरीके से आता है, साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अगर यहाँ कॉस है, पहली इक्वेशन अगर आपने रट्टा मार रखी है कि भाई a cos ओमेगा t प्लस फाइ है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आएगा, साइन, और तीसरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा वापस से, कॉस। सबके एंगल सेम है, ओमेगा टी प्लस फाइ, ओमेगा टी प्लस फाइ, ओमेगा टी प्लस फाइ, सबके एम्पलीट्यूड सेम है, ए। बट इधर ओमेगा नहीं था। जब ओमेगा नहीं होता है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ओमेगा टू दी पावर 0, एनीथिंग रेज्ड टू दी पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो देखो इधर ओमेगा का पावर क्या था, पहले वाले इक्वेशन में 0, फिर क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 2। और अब कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे साइन आएगा, तो इतना याद रख सकते हो कि भाई साइन माइनस में आता है, तो वहां से ये माइनस कंटिन्यू रखने का, ये ऐसे याद रख सकते हो। अदरवाइज याद तो रखनी है आपको तीनों इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इसलिए गैप छोड़ा था कि मैं बता सकूं कि ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 0 है, पर हर बार लिख के नहीं आना है, वो तो यही लिखना है। तो ये a cos ओमेगा t प्लस फाइ माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइ। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है फेज रिलेशनशिप। 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, ब्रेक 2 मिनट का। ये फेज रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो अभी पानी वानी पी लो, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। फेज रिलेशनशिप मतलब, फेज मतलब हमने फेज किसका फैंसी नेम बोला था, एंगल का। Angle. तो बेसिकली हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कौन किससे कितना एंगल वाइज आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं उसका फेज रिलेशनशिप। अब इसको देखने के 2 नजरिए होंगे, एक इक्वेशन के थ्रू और एक ग्राफ के थ्रू। तो मैं दोनों बताता हूं, एग्जाम में आता है, इसको टिक मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फेज रिलेशनशिप। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछने, मतलब पूछने के तरीके होते हैं इसमें। सबसे पहले फेरिन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, बिना देखे बता। डिस्प्लेसमेंट मींस xt is equal to a cos ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाइ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन हमारा आया वो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। अगर मैं फाइ को 0 मानना चाहूं तो मान सकता हूं, यस। हमने पहले डिसाइड किया था कि फाइ होता है इनिशियल फेज, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो फॉर नाउ मैं उसको 0 मान के चल रहा हूं, तो ये मेरा x का इक्वेशन बनता है। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू, खुद से ट्राई
करो मन में, बिना देखे तो याद हो जाएंगे, हमेशा देख के बोलने की आदत डालोगे तो याद नहीं होगे। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर आपको एक्स, वी और ए को कंपेयर करना है तो हम चाहते हैं ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो तो कंपेयर इजीली कर पाए, और सबके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो। अगर साइन है तो सब साइन हो, कॉस हो तो सब कॉस हो, तो चीजें कंपेयर करना इजी होती है। तो फॉर दैट यहां पे माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा। मुझे इसको कन्वर्ट करना है पहले पॉजिटिव और कॉस में, क्योंकि थर्ड जो आने वाला है वो कॉस में ही है। तो अगर दो चीजें कॉस में और एक साइन में, तो बेटर है साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके लिए बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं भाई। कॉस अगर 90 प्लस थीटा की बात करूं मैं, तो वो होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, cos 90 plus theta is minus sin theta. Theta is nothing but omega t. तो अगर इस फॉर्मूले को यहां पर लगा दूं मैं, तो क्या होगा? a ओमेगा एज इट इज, इधर देखना मेरी स्क्रीन पर, माइनस माइनस साइन साइन और थीटा मतलब ओमेगा टी। तो इस पूरे पार्ट को रिप्लेस क्या मैं cos 90 प्लस थीटा से कर सकता हूं? तो देखो ये हो गया cos 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, प्लस है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो देखो मैं वेलोसिटी का नया इक्वेशन बना के ले आया, यहां से यहां इस फॉर्मूले का यूज करके। तो एक बॉक्स इस पे बनाता हूं, और ये फाइनल जो वेलोसिटी का इक्वेशन में चेंज करके लाया इन टर्म्स ऑफ कॉस, वो ये हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करनी थी ए की, कि भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था? माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस। अब इधर भी कॉस है, इस साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया है, इधर तो कॉस ही है, मतलब मुझे सिर्फ मेहनत किसके लिए करनी है? इस माइनस साइन को हटाने की। माइनस साइन हटा दूंगा तो कंपेयर करने लायक बन जाएंगे तीनों के तीनों फॉर्मूले। तो इसमें मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180, पाई को क्या बोलते हैं? 180। कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अब देखो यहां पे क्या है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। उसकी जगह क्या लिख दूंगा? कॉस 180 प्लस थीटा। तो लिखने के बाद देखो, ए एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दिया कॉस 180 प्लस थीटा। ये फाई तो है ही नहीं, हाँ, इस फाई को हम शुरू से ना करके ही चल रहे हैं। तो 180 प्लस थीटा, तो ओमेगा टी प्लस पाई, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। दिस इज योर एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइनल, जो मैं कन्वर्ट करके लाया हूं। होते तो यही है, बट मुझे क्योंकि तीनों को कंपेयर करना था, तो मैं तीनों को कॉस के टर्म्स में लेके आया, और तीनों इनके साइन माइनस माइनस साइन भी हटा दिए मैंने। देख लो एक बार, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया जहां पर, वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है कि भाई मैथ्स में सिखाया है, मैथ्स में सिखाया जाता है कि cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। मैथ्स वाले हो तो सीख ही लोगे, बायोलॉजी वाले हो तो इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पढ़ो, अप्लाई करो। बोलो, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। साइनोसॉडियल फंक्शन के आगे
मतलब कॉस जो साइनोसॉइडल फंक्शन होता है उसके आगे जो कुछ भी आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनके आगे जो कुछ भी आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? Or मैक्सिमम displacement? मैक्सिमम, दैट मींस एम्पलीट्यूड। Yes. तो इधर एम्पलीट्यूड ए है, इधर एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है, और इधर का एम्पलीट्यूड कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। फिर क्या तीनों में कॉस आ रहा है? कॉस कॉस कॉस। फिर क्या तीनों में ओमेगा टी आ रहा है? ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी। तो ये बताओ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट से क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? 90 degree का 90 डिग्री। मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे चल रही है? 90। Am I audible? Okay. Velocity is ahead of displacement by 90 degree. Velocity leads displacement by 90 डिग्री। ये याद रखना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे चलती है। ये आपका पहले कंक्लूजन निकलता है इसको देखकर। अब देखो, इधर का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर, इधर का ए ओमेगा, इसका इधर का ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस कॉस ओमेगा टी, इधर क्या ज्यादा आया? उधर ऊपर से 90 डिग्री ज्यादा है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ 90 था, यहाँ पे कितना बन गया? 180। मतलब एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय 90 डिग्री। कि फेज रिलेशनशिप देख रहे हैं हम कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कितना आगे? 90। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे? 90। तो बताओ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे हुआ? 180 180 डिग्री। 180. समझ आई? तो 1 मार्कर क्वेश्चन क्या बन सकता है? डायरेक्टली वो पूछेंगे फेज रिलेशन। व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचआर? तो आपको 190 डिग्री लिखना रहेगा कि भाई वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री। ये क्लियर है? सॉरी, ये एक तरीका था इसको देखने का। अब आंखों से दिखाता हूं कैसे ये आपको दिखेगा। ग्राफ देखो बाजू में। ग्राफ मतलब बेसिकली इनके ओरिजिनल ग्राफ बनाऊंगा। इक्वेशन ओरिजिनली क्या थी? एक्स की इक्वेशन लिखते हम ए कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी का ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यही हमारे 3 मेन फॉर्मूलेज हैं। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए। और ग्राफ किसका बनेगा? कॉस का। तो कॉस का ग्राफ देखो, कॉस के ग्राफ होते स्टार्ट यहां से। अब परफेक्ट तो नहीं बनेंगे, पर जितने बनेंगे मान लेना। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का, और ये इसका मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का। और ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल, 1/4 साइकिल, हाफ साइकिल, 3/4 साइकिल, कंप्लीट साइकिल, एक पूरा ग्राफ कॉस का बन गया। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब बनाएंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी के ग्राफ में साइन का ग्राफ बनेगा, बट आगे माइनस आ रहा है। और याद करो 14.1 सेशन में आपको मिरर इमेज के भी दिए थे। अगर ओरिजिनली साइन ऐसा दिखता है तो उसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी? ऊपर की जगह नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ। 14.1 में आपको ऐसे ग्राफ आगे दिए हुए थे। सिद्धार्थ ने पूछा भी था, सर ये करना है क्या? तो मैंने बताया था कि भाई ये तो ग्राफ सिर्फ बताया रखा है आपको कि मिरर इमेजेस है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस साइन थीटा का, नीचे से। मिनिमम नीचे कितना जाएगा? माइनस ए ओमेगा। ऊपर मैक्सिमम कितना आएगा? प्लस ए ओमेगा। ये इसके मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड्स के। समझ आएगी?
एंड लास्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी ग्राफ किसका बनेगा? कॉस का, पर साइन माइनस है तो मतलब मिरर इमेज। अगर पॉजिटिव कॉस ऐसा दिखता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, तो नेगेटिव कॉस कैसा दिखेगा? नीचे से स्टार्ट होता हुआ। अरे तेरी तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर नीचे, और ऊपर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ग्राफ तो बन गया और पता नहीं लग रहा है 90 डिग्री आगे पीछे कैसे देखें। तो अब ग्राफ को रीड कैसे करते वो समझो, कैसे दिखा जाता है। इतने पार्ट को छुपा लो। अच्छा एक चीज बताओ, एक और चीज बताता हूं तुम्हें। वी नो दैट ओमेगा इज थीटा बाई टी। चैप्टर 4 से पढ़ते आ रहे, एंगुलर वेलोसिटी बोलो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब एक कंप्लीट साइकिल होती है तो एंगल कितना कवर होता है? 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री, और उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो होता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 2 पाई बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला चैप्टर 4 से चला आ रहा है। 2 पाई बाई टी इज ओमेगा का फॉर्मूला, ये इसका एक एप्लीकेशन बन जाता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे थीटा को अगर मैं यहां से सब्जेक्ट बनाता तो थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। अभी मैं कब से बोल रहा हूं, थीटा लिखू या ओमेगा टी, थीटा लिखू या ओमेगा टी, एक ही बात होती है। अगर यहां पर ओमेगा का वैल्यू लिख दूं 2 पाई बाई टी, तो ये वाला स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी इंस्टेंट के टाइम को। जब टाइम का वैल्यू 0 है तो एंगल कितना कवर हुआ? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू 0। तो यहां पे एंगल भी कितना कवर हुआ होगा? 0 डिग्री। बड़ी अच्छी चीज है, ये याद रखना टाइम के साथ कैसे एंगल देखना है, 0 डिग्री। जब 1/4 साइकिल कंप्लीट हो गई, स्मॉल टी का वैल्यू कितना है? t बाय 4। तो t से t कैंसिल, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो ये कितना हो गया? मतलब 1/4 साइकिल कंप्लीट होने में एंगल कितना कवर हो जाता है? 90 डिग्री। क्या इधर के निकाल सकते हो आगे के? यहां पे कितना एंगल कवर हो चुका होगा हाफ साइकिल में? 180 होगा, 180 होगा। यहां पर 270। तो उसको 3 पाई देखो, और यहाँ पे 2 पाई। जितनी भी चीज मैंने ग्रीन से लिखी है वो क्या बता रहे हैं? एंगल कितना कवर हो रहा है। और जो रेड से लिखा है वो क्या बता रहा है? टाइम कितना कवर हुआ है। समझ आई ये विधि चीज? अब देखो जादू, ये ग्राफ चलते जाएंगे। ये तो मैंने एक टाइम पीरियड के लिए बताया। अगर मैं इतना पार्ट को छुपा दूं, दोनों सेम बनते हो, दिख रहे हो? ये भी ऐसा जाएगा, ये भी ऐसा जा रहा है। अब एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, बट ऐसा सा सेम दिखने के लिए ये कितना पहले स्टार्ट हो चुका है? इन दोनों लाइन के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। 90। तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी का ग्राफ 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट से। वापस देखो, जो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, सेम दिखवा रहा हूं, दोनों को सेम बनाना है, ये आगे जाएगा इस तरीके से। तो अगर दोनों को आप सेम देखते हो तो जो ग्राफ वेलोसिटी का यहां से स्टार्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री बाद स्टार्ट हुआ, तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, जो मैं बता रहा था। तो ये चीज को ही देखने के दो तरीके, एक इक्वेशन से और एक ग्राफ से। ग्राफ को देखा कैसे जाता है? जिन दो ग्राफ को आप कंपेयर कर रहे हो उनको सेम देखने की कोशिश करो। तो सेम देखने के लिए मैंने इतना पार्ट को छुपा दिया।
छुपाया तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां से सेम स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा, दोनों सेम दिखते हैं बट साथ में स्टार्ट नहीं हो रहे। ये वाला इससे 90 डिग्री बाद स्टार्ट हुआ है। वेलोसिटी हो चुकी, देखो वेलोसिटी हो चुकी, वेलोसिटी ने 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, अब डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्ट हुआ है, तो वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री। सिमिलरली इसको कंपेयर करने का ट्राई करो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पहले सेम दिखाना जरूरी है। इस पार्ट को छुपा लो। अब देखो ये भी ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसा जाएगा। क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो गया? यहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से ये, तो सेम ग्राफ में ये वाला ग्राफ 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है। दो लाइन के बीच का एंगल क्या था? 90 यहां पे। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी से 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय 90 डिग्री। इन दोनों को कंपेयर करो, पूरे अपोजिट है। जब दो ग्राफ एक दूसरे से अपोजिट दिखे तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज सिनेरियो, जस्ट अपोजिट। और उसमें एंगल कितना बना? 180. और सेम भी दिखा सकते हो। सेम दिखाने के लिए आपको इतना पार्ट छुपाना पड़ेगा, दो लाइन जितना। कितना एंगल कवर होता है जीरो से? यहां पे 180। अब देखो सेम दिख रहा है, ये कितना पहले स्टार्ट हो गया है? 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो ये दो तरीके होते हैं फेज रिलेशनशिप बताने के। ग्राफ भी बनाने को आते हैं, फेज रिलेशनशिप इक्वेशंस के थ्रू भी आ सकता है। तो पूरा आता है तो 3 नंबर में, कभी कभी सिर्फ ग्राफ्स आ जाते हैं। ग्राफ बनाओ, नोट्स में दिया भी होगा क्वेश्चन, तो ये पूरा एनालाइज कर लो। इसमें कोई डाउट हो पूछ लो। नोट्स का पॉइंट नंबर 5 रीड करो पूरा। अल्टीमेटली वो जो बॉक्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो आपको जो मैंने बताया है अलग अलग टाइम पे कितना कितना एंगल कवर हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, वो सब उन्होंने लिख के दिया है। जैसे एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, इधर देखो ग्राफ में, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? a। वेलोसिटी का कितना है? 0, तो 0 से स्टार्ट हो रही है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो वो सब उन्होंने लिख के दिया हुआ है। समझ आया इतनी? पढ़ लो फिर, अच्छे से पढ़ लो। अब इसको समझना, चैप्टर में मैंने बोला मैथमेटिकल है, अब यहाँ पे चीजें अच्छी अच्छी लेवल की आती है थोड़ी, तो समझने के लिए दिमाग पूरा यहाँ पे लगाना जरूरी है। कोई भी छोटी सी चीज है, वो डाउट हो पूछ लो, अभी क्लियर हो जाएगी तो बेटर है। सोचोगे बाद में जब पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, ये चैप्टर पूरा गायब हो जाएगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है अगर टाइम पे रिवाइज नहीं किया तो। टाइम पे खत्म करना जरूरी होता है, ये 11th का रामबाण है। जब तक चीजों को आप टाइम पे नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। 11th हो या 12th, स्ट्रगल ही करोगे पूरे 2 साल। और उनसे पूछना जो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ इतना करते हैं वो लोग कि जिस दिन जो चीज खत्म होती है उस दिन ही खत्म कर देते अपनी साइड से। डाउट वाउट्स क्लियर, होमवर्क खत्म। फ्यूचर के लिए स्ट्रेस नहीं रखने का, तब सिर्फ रिवीजन करने का। कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन समझ नहीं आ रही हो तो पूछो। और ये पेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सर यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अहेड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। फिर जो सेकंड लाइन है कि व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम देन डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, वो कैसे हो? वापस पढ़। व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुई है, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कैसा है? मिनिमम। एंड वाइस वर्सा, व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ग्राफ के थ्रू मैक्सिमम ऊपर ही आएगा ए ओमेगा प्लस वाले में। वही वो- तो, बिकॉज़ माइनस ए तो नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं देखने का। ऊपर का मैक्सिमम हो तो प्लस ए ओमेगा, वो माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चीज तो नीचे मैक्सिमम ही गई है जितना ऊपर गई है। आप इसको भी एम्पलीट्यूड ही बोलते हो और इसको भी एम्पलीट्यूड ही बोलते हो। सिर्फ वो एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ मैक्सिमम था, ये नीचे की तरफ। अब क्योंकि फिजिक्स में हम जब वेक्टर्स के साथ डील करते हैं तो साइन लगाना जरूरी है। ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कैसे करूं, तो वो माइनस साइन सिर्फ उसके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज तो वो मैक्सिमम ही गया है। सर ये आपने ग्राफ वो सर्कुलर मोशन के विद रिस्पेक्ट में बनाया है ना? उसमें भी बनेंगे ऐसे, पर मैंने उसके रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने ओरिजिनल इक्वेशन जो आई है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, उसके ग्राफ्स बनाए। जो चीज सर, अभी उस मैं पे apply कर डिफरेंशिएट सकते हैं? करके डिराइव किया है। हाँ, उस पे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो, वहां पर भी यही बनता है। उसके भी तो जीआईएफ देख सकता है। जो अभी जीआईएफ मैंने दिखाया था, उसके भी जीआईएफ ऐसे बनते हैं कि जब पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मूव कर रहा होता है, ये ग्राफ ऐसे आगे चल रहे होते हैं। सिमुलेशंस उसके भी होते हैं, बट अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ ज्यादा, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। ये सब चीजें इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे आती है। कोई और डाउट भाई? हेतवी ने तो अपना पूछ लिया, बाकियों के भी पास अपने अपने खुद के ब्रेन है। सब समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन सर, अरे एक क्वेश्चन था। कहीं नहीं पढ़ता मैं। हाँ अरे बोल। थर्ड पॉइंट पे लिखा है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 एक्सेलरेशन इज 0। तो सर वो कैसे हुआ? मतलब ऊपर ए की वैल्यू 0 पे है तो When displacement is 0, acceleration is 0। एक तो यहां से बता सकता हूं, ठीक है? यस। When displacement is 0, acceleration is 0। एक यहां से बता सकता हूं। ग्राफ भी तो वही बताता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ 0 है? इधर 0 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है। क्या इन दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी 0 है? यस। मैथमेटिकल है, बहुत लॉजिकल चीजें नहीं, सब मैथमेटिकल है और एज इट इज ही लर्न करनी है। इसमें कोई ऐसा, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, डे टू डे लाइफ वाली चीज नहीं है जो आप अपने रोड पे होते हुए देखोगे। ये चीजें इमेजिन करने वाली, इसलिए एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा। ज्यादा ढूंढने जाओगे कि यार ये चीज कहाँ हो रही है, तो ये एक्चुअली सड़क पे होते हुए नहीं दिखेगी आपको। ये चीजों के बिहाइंड दी सीन है। जब ये बड़े बड़े आपके मैटलैब प्रोग्रामिंग्स और दूसरी आप फ्यूचर में करोगे, उनके पीछे ये सब चीजें सिमुलेशंस चल रहे होते हैं। तो क्योंकि मैथमेटिकल चैप्टर है तो इसमें अब इस तरीके की चीजें पढ़नी पड़ती है। अब एक्सेलरेशन की बात हो गई, वेलोसिटी की बात हो गई। नेक्स्ट क्लास से, आज नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है। कौन सा? काइनेटिक और पोटेंशियल। तो उनके डेरिवेशंस, एक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन तो आपने चैप्टर 6 में ही कर लिया है, हाफ kx², स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वही डेरिवेशन है, मैं वापस नहीं कराने वाला हूं, थोड़ी सी स्टेप उन्होंने दे रखी है। तो 6 से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा सेशन आईएमपी सेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे आने वाली चीजें इसमें और इंपॉर्टेंट है। पूरे सेशन तो आपका ऐसा पक्का हो जाना चाहिए, इसलिए मैं घाई नहीं कर रहा हूँ। आज बहुत सारी चीजें मैं करवा सकता था, पर मैंने आधा सेशन ही कंप्लीट किया है पुराना रिवाइज करवा के। बट आपको पढ़ के आना पड़ेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि अब मैं ट्यूसडे को मिलूंगा, तब तक तो सर चैप्टर 14 स्टार्ट किया था क्या हमने? अब ऐसा सिनेरियो हो जाए तो फिर मेरे लिए तो डिफिकल्ट है। और एज अ टीचर, मुझे टाइम में तो आगे बढ़ूंगा। देखो मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं हर क्लास में पुराना पहले पूरा पढ़ाऊं फिर नया पढ़ाऊं।
5 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए जितना अभी तक ये पढ़ा, ये वीडियो रिकॉर्डेड ही है, जाओ वापस सुनो जब फ्री बैठो, बट यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट करके आना।